हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। अभी रिसेंटली अमराबाद टाइगर रिजर्व में एक फॉरेस्ट फायर हो गई थी, मतलब वहाँ के जंगल में आग लग गई थी। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? नागर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, अपने तेलंगाना के अंदर। यहाँ पे हम मैप के थ्रू अगर इसको देखना चाहें तो मैप में ये देखिए, यहाँ पे ये रहा अपना अमराबाद, ठीक है। तो ये अपना अमराबाद हो गया। नल्लामला हिल्स जो तेलंगाना की है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और भारत के अंदर अगर एरिया वाइज अपन बात करें तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जिसका हम NSTR के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अमराबाद हो गया और अमराबाद के नीचे हो गया अपना NSTR, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व के अंदर चेंचू जो ट्राइब है वो बहुत पाए जाते हैं। चेंचू ट्राइब के चेंचू आदिवासी जो हैं यहाँ पे ज़्यादा संख्या में रहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो अमराबाद टाइगर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत रिच है। मैमल्स की यहाँ पे स्पीशीज़ हैं, एवियन स्पीशीज़ हैं, रेप्टाइल की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं और बाकी बहुत सारी डिफरेंट जो है वो प्लांट की स्पीशीज़ भी हैं। तो मैप में हमें लोकेशन ज़रूर ध्यान होनी चाहिए कि अमराबाद कहाँ पे है। अमराबाद हमारा यहाँ पे है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। रिसेंटली जो कैप्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कैप्टिव एलिमेंट जिनको मंदिर में रखा जाता है या जिनको कोई बाकी मतलब हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, मेनली तो अगर बात करें इनके एलिफेंट की तो वो मंदिर में या फिर ऐसे ही रिलीजियस फंक्शन के लिए उनको रखा जाता है, ठीक है। तो कैप्टिव जो एलिफेंट्स होते हैं उनके लिए रिजुवेनेशन कैंप लगाया गया है 48 दिन का मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर। देखिए मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये नीलगिरी हिल्स के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे आप देखिए मैप के अंदर देखेंगे तो हमें मुदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो कर्नाटका से बॉर्डर है इसका, केरला से इसका बॉर्डर है। ये चीज़ें भी हमने देख ली। अब बात करें अपना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़ा है। नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर काफ़ी टाइगर रिजर्व्स भी हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व्स हैं? देखिए वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, मुखुर्ती नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मैप में कि बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया। और अगर प्रीवियस में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये अपना हो गया सत्यमंगलम हो गया, इस तरीके से ये BRT जो कॉरिडोर है। अब अगर बात करें इस मुदुमलाई सेंचुरी की, अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये 5 रेंजेस के अंदर डिवाइडेड है। हालांकि ये 5 रेंजेस के नाम अपने को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज़ पाए जाते हैं? इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, मालाबार, जायंट स्क्वेरल, गोड एंड इंडियन लेपर्ड। यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछती है ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो यूपीएससी कई बार क्या करता है कि डायरेक्ट नहीं पूछता है। यूपीएससी ऐसे पूछता है, एक किसी भी टाइगर रिजर्व या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ डिटेल्स दे देगा। फॉर एन एग्जांपल अगर बात करें तो इसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में दे देगा कि एक ऐसा टाइगर रिजर्व बताइए जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसके वेस्ट साइड में बांदीपुर नेशनल पार्क है, इस तरीके से, जहाँ पे इंडियन एलिफेंट पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर पाया जाता है, मालाबार जायंट स्क्वेरल पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो फिर हमें बोला जाता है कि भाई कौन से नेशनल पार्क या कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मुदुमलाई, यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, बर्ड्स की स्पीशीज़ भी हैं। बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन जो वाइट रम्प्ड वल्चर है वो भी पाया जाता है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी पाया जाता है। अब अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? अनामलाई टाइगर रिजर्व है,
कलकक्कड़ मुंदानुथराई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया है, ये अनामलाई टाइगर रिजर्व हो गया है, ये कलक्कड़ मुंदनाथुराई टाइगर रिजर्व हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि हमारे तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। देखो लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन के अंदर अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया था। वेबिनार तो आप सब लोग जानते ही हो क्या होता है। उस वेबिनार में देखो अपना देश के नाम से वेबिनार था और उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे उनको वर्चुअली टूर करवाया गया अपना सरिस्का टाइगर रिजर्व का। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान के में अरावली जो रेंज है वो बहुत है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, ठीक है। टाइमलाइन की अगर बात करें तो इस सरिस्का को पहले वाइल्ड लाइफ रिजर्व का दर्जा मिला 1955 में और 1978 के अंदर इसे सरिस्का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अलवर के जो महाराजा थे उन्होंने इस एरिया को एक हंटिंग रिजर्व बना रखा था कि भाई रॉयल फैमिली के लोग इस एरिया में आएंगे और जानवरों का शिकार करेंगे। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। रॉयल बंगाल टाइगर अपने को मिल जाएगा, लेपर्ड, जंगल कैट, कैराकल, स्ट्राइपेड हाइना, गोल्डन जकाल, चीतल, सांभर, ब्लू बुल, चिंकारा, फोर हॉर्न्ड एंटलप। तो ये सब यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है। बाकी फ्लोरा में धोक ट्री, सालार, काडिया, धाक, गोल, बेर, खैर, बरगद, अर्जुन, गूगल, बाम्बू, ये सब अपने को देखने को मिल जाता है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बर्ड वाचिंग का बहुत शौक होता है, तो उन लोगों के लिए ये स्थान जो है वो एक पैराडाइज के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। दुनिया के अंदर ये पहला ऐसा रिजर्व है जहाँ पे टाइगर्स को सक्सेसफुली रीलोकेट किया गया है, मतलब दूसरी जगह से लाके कहीं पे यहाँ पे टाइगर जो है वो उनको दिया गया, मतलब दूसरी जगह से हम टाइगर लेके आए और उसको सरिस्का रिजर्व में रीलोकेट किया गया, ठीक है। और बात करें तो ये इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया तो है ही। मैप के अंदर अगर अपन देखेंगे तो ये अपना राजस्थान हो गया और ये अपना यहाँ पे सरिस्का हो गया। बात करें तो रणथंबोर भी है राजस्थान के अंदर और मुकुंदरा नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान के अंदर है। तो सरिस्का, रणथंबोर और मुकुंदरा। बात करते हैं ब्लैक पैंथर इन नेत्रावली सेंचुरी। रिसेंटली एक ब्लैक पैंथर को देखा गया है गोवा की नेत्रावली सेंचुरी के अंदर। हम ये देख लेते हैं कहाँ पे ये लोकेटेड है। देखो यहाँ पे ये लोकेटेड है अपने नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा के अंदर और ये अपना ब्लैक पैंथर है। देखो पूरा ब्लैक स्किन है इसकी, पूरा काले रंग का है ये। देखिए अगर बात करें तो ब्लैक पैंथर कुछ सिमिलर लगता है, लेपर्ड की बात कर लें या जैगुआर की बात कर लें, इन जैसा ही लगता है और ये बहुत शर्मीला होता है, इसलिए हम इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर बात करें इसकी हैबिटेट की तो जनरली अपना साउदर्न जो इंडिया है वहाँ पे ये ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हो। देखो कहाँ कहाँ पे ब्लैक पैंथर को हमने पहले देखा है। पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर हमने इसको देखा है, भद्रा टाइगर रिजर्व, दांधेली आशी और काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तीन जो एरिया हैं कर्नाटक जहाँ पे स्पॉट किया गया है ब्लैक पैंथर। अचानक मार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसको स्पॉट किया गया है और महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा के अंदर भी इसको स्पॉट किया गया है। बात करें मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की तो वहाँ पे भी इसको हमने स्पॉट किया है और रिसेंटली बस गोवा नेत्रावली के अंदर किया है। बात करते हैं नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये गोवा के अंदर आता है और वेस्टर्न घाट के अंदर ये लोकेटेड है। इसके आसपास अपने को कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी, भगवान महावीर सेंचुरी मिल जाएगी, मोलेन नेशनल पार्क अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ये नाम होना चाहिए आपको याद कि कोटिगांव कहाँ पे, गोवा में, भगवान महावीर कहाँ पे है सेंचुरी, ये भी गोवा के अंदर, मोलेम नेशनल पार्क ये भी गोवा के अंदर। अब नेत्रावली जो नाम है वो एक नदी का नाम है। गोवा के अंदर एक बहुत फेमस नदी है जुआरी। ये नेत्रावली नदी इस जुआरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये अपने को इतना पता होना चाहिए।
बात करें यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की, तो रिसेंटली जो इंटक है अपना इंडियन ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि विशाखापत्तनम के अंदर एक पार्क है और उसको यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिल जाए। ठीक है, अब देखिए ये ग्लोबल जियो पार्क क्या होते हैं, कुछ ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं या ऐसे लैंडस्केप होते हैं जिनका अपना एक जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है और उनको उनको मैनेज कुछ इस तरीके से किया जाता है कि उनका प्रोटेक्शन भी हो, लोगों को एजुकेशन भी मिल सके और उनके प्रोटेक्शन के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज़ है। तो मतलब कोई भी अगर कल्चरल है, कोई भी एक ऐसी जियोलॉजिकल हमारे पास हेरिटेज है, उसको हम प्रोटेक्ट करने की इसमें कोशिश करते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी जगह को कोई ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिल गया तो वहाँ पे हम किसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एरिया है जिसको ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिल गया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपन कर सकते हैं, बट ये होना चाहिए कि भाई जो लोकल या जो नेशनल कानून बनाए गए हैं उससे रिलेटेड उसको बस फॉलो किया जाए। और दूसरा ये है कि भाई मान लीजिए किसी एरिया को अगर ग्लोबल जियो पार्क, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का अगर स्टेटस मिलता है तो ये फील होता है कि भाई वहाँ के लोगों को थोड़ा प्राइड फील होता है और उन्हें ये लगता है कि भाई हमारा जो है वो कुछ आइडेंटिफिकेशन है। इस तरीके से ये हमें देखने को मिलता है। बात हम करते हैं अब नेक्स्ट कि भाई इंडिया के अंदर पहली ऑब्जर्वेटरी बनाई है मैमल्स के लिए। मैमल्स मतलब स्तनधारी जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। तो बिहार सरकार ने भारत में पहली बार ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि भाई हम भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पे हम विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाने जा रहे हैं। देखिए ये बेनिफिट क्या होगा इस तरीके का, हम अगर कोई ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। ऑब्जर्वेटरी क्या होता है, जैसे अपन मान लीजिए कि सोलर ऑब्जर्वेटरी है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम जाते हैं तो वहाँ पे बाकी जो अपने प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनको हम देखते हैं, उनको हम व्यू करते हैं। ऐसे ही क्या होगा कि ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है मैमल्स के लिए, जिससे क्या होगा कि लोग वहाँ पे मैमल्स को देख पाएंगे। तो बेनिफिट क्या है कि इस ऑब्जर्वेटरी का कुछ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इस तरीके से है कि भाई टूरिज़्म जो है वो इंक्रीज़ होगा। दूसरा ये है कि भाई ये जो ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है वो गंगा नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जाएगा और ये ब्रिज के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। इससे क्या होगा कि गंगा नदी की जो इकोलॉजी है, रिवर की इकोलॉजी है, उस पर कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि हम जो ऑब्जर्वेटरी जो बना रहे हैं वो हम ब्रिज के ऊपर बनाएंगे और जितने भी मैमल्स हैं वो तो पानी के अंदर ही रहेंगे और पानी कहाँ होगा, ब्रिज के नीचे होगा, तो कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा। अब देखिए इसमें फीचर क्या रहेगा, फीचर इसमें ऐसा रहेगा कि भाई एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। ठीक है, जिसमें ग्लास रहेगा और लोग क्या करेंगे, उस ग्लास के अंदर खड़े होके देख पाएंगे इन मैमल्स को, स्पेशली डॉल्फिन्स को जो है वो लोग देख पाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोग अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और बाकी इनकम वगैरह भी जनरेट होगी और अपने इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक है कि भाई डॉल्फिन को कोई ख़तरा नहीं होगा क्योंकि हम तो उन्हें दूर से देख रहे हैं। भारत के अंदर अगर कोई दूसरी बात करें डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी की, तो कोशिश की जा रही है कि भाई गंगा नदी और पुनपुन रिवर जहाँ पे मिलती है पटना के अंदर, वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि भाई हम एक दूसरी ऑब्जर्वेटरी बनाएं, क्योंकि इस गंगा और पुनपुन नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे भी ऐसा देखा गया है कि 10 से 15 जो गैंगटिक डॉल्फिन है वो हर समय देखने को मिलती है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखें तो ये आसाम के अंदर लोकेटेड है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली वहाँ सरकार ने ये देखा है, असम सरकार ने बोला है कि अभी इस दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नेशनल पार्क का दर्जा देने वाले हैं, यानी कि इसको हम अपग्रेड करने वाले हैं। कुछ चीज़ें देखते हैं दिहिंग पटकाई के बारे में। इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के अंदर ये आता है। अब क्योंकि हम जियोग्राफी भी पढ़ते हैं तो हमें ये आइडिया रहता है कि भारत के कौन से कोने में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो दिहिंग पटकाई सेंचुरी के अंदर हमें जनरली डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। जानवरों की बात करें तो यहाँ चाइनीज़ पेंगोलिन, फ्लाइंग फॉक्स, रिचस मैकैक, असमीज़ मैकैक, हिमालयन ब्लैक बियर, लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क, वाइट एंड स्लेंडर ब्लाइंडेड वल्चर, लेपर्ड, गोल्डन कैट, जंगल कैट, मार्बल कैट, इस तरीके से।
हालांकि अपने को ये याद नहीं रखना है, बट थोड़ा बहुत अपने को आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि हमें उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि यहाँ से ये नदी बहती है, यहाँ पे ये जानवर पाए जाते हैं। हमें पूछा जाता है कि हम कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। सरकार ने बोला है कि दिहिंग पटकाई को हम अब नेशनल पार्क का दर्जा देंगे, इसको अपग्रेड करेंगे। अभी असम के अंदर ऑलरेडी 5 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, नामेरी, मानस, ओरांग एंड दिब्रू साइखोवा। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क बन गया तो ये छठा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैप के थ्रू आप देख सकते हो, यहाँ पे दिहिंग पटकाई है, तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले के अंदर ये आता है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। देखिए, यूनेस्को एक प्रोग्राम चलाता है जिस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ये मैप प्रोग्राम जो है चलाता है। अब देखते हैं कि ये अभी क्या है कि पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, उसको यूनेस्को का एक वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि पन्ना रिजर्व को यूनेस्को के WNBR यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स के अंदर उसको इंक्लूड किया जा रहा है। बात करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की। ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे मार्सी वेजिटेशन है। रीज़न ये है कि यहाँ पे केन नदी बहती है, ठीक है, और यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। कत्था, गम, रेजिन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक टाइगर जो है वो पार्क या टाइगर सेंचुरी है यहाँ पे। उस टाइगर पार्क का नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसके अंदर एक टाइगर पार्क भी हमें देखने को मिल जाता है। बाकी अगर बात करें खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो जो टेम्पल हैं, क्योंकि खजुराहो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी इसके अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर से, इस पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से केन नदी बहती है। आप रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा कि केन और बेतवा नदी का जो है वो लिंक किया जा रहा है, और उसकी वजह से संभावना जताई जा रही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो डूब जाएगा, या पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो पानी भर जाएगा, जिससे जो जानवर है, स्पेशली जो टाइगर हैं, उनके आने जाने के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होगी। बाकी इस पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो एक माइनिंग भी की जाती है, यहाँ पे डायमंड की माइनिंग के लिए भी ये फेमस है। मैप के थ्रू अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अपने को पन्ना टाइगर रिजर्व मिल गया, यहाँ पे ये पंचमढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया। देखिए, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर, और गल्फ ऑफ खंबात गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, इनको क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया घोषित किया गया है, ठीक है। क्योंकि सुंदरबन हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। यहाँ पे टाइड्स वगैरह भी आते हैं, यहाँ पे अरेबियन सी के थ्रू कई बार साइक्लोन भी पहुँच जाता है। इसी क्रम में जो केरला के अंदर जो वेम्बनाड है, उसको भी क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब जो हमारे CRZ रूल है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये जो रूल है, इनके तहत ये बात की गई है कि ये जो क्रिटिकली वल्नरेबल एरियाज़ हैं, इनको हम मैनेज करने के लिए जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं उसका सहयोग लेंगे, जो फिशरमैन हैं उनका सहयोग लेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर बात की गई है। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि रिसेंटली वेम्बनाड जो है अपना, उसको क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। बात करते हैं इंडिया के सबसे पहले फर्स्ट लिचेन पार्क की। भारत का सबसे पहला लिचेन पार्क एस्टेब्लिश किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये बनाया जा रहा है। और इसका जो एम है वो है कि भाई लीचेंस को कंजर्व करो, लीचेंस को प्रोटेक्ट करो, लीचेंस को हमें जो है वो कल्टीवेट करना है, ये इसका एम है। देखिए, अब ये लीचेन कुछ इस तरीके की देखने को अपने को मिलती है। लीचेन दो कंपोनेंट से बनके, लीचेन जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है एल्गाई या साइनोबैक्टीरिया, दूसरा होता है फंगस, ठीक है।
और ये दोनों एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इस तरीके का एग्जाम में आ चुका है 2014 के प्रीलिम्स में शायद, कि भाई लीचेन जो है वो किस किस से मिलके बने होते हैं। तो लीचिन इस एल्जाई और फंगस से मिलके बने होते हैं। इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स कि एल्जाई या साइनोबैक्टीरिया, इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी होते हैं और ये अपना जो है वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। फंगस क्या है, इस एल्जाई को रहने के लिए शेल्टर देता है और बदले में एल्जाई क्या करता है, एल्जाई जो फोटोसिंथेसिस के बाद में जो फूड प्रोडक्ट बनता है वो इस फंगस को प्रोवाइड करा देता है। एल्जाई आप देखते होंगे वो पानी के अंदर क्या होता है, हरा हरा हरा, मतलब ग्रीन कलर का नीचे हमें देखने को मिलता है तालाब वगैरह में। अगर हम उस पर पैर रखें तो हम फिसल जाते हैं। ठीक है। तो एल्जाई कहाँ पे होता है, नॉर्मली एक्वेटिक एरिया में, जहाँ पे मतलब तालाब हो गया, नदी हो गया, इस तरीके से, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे एक्सट्रीमली मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, जहाँ पे मॉइस्चर की क्वांटिटी अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर लीचेन की बात करें तो लीचेन अपने को हर स्पेस पे मिल जाती है, सारे सरफेसेस पे मिल जाती है और ये जनरली अपने को रॉक्स पे मिलती है या एपीफाइट, मतलब ये जो है वो दूसरे प्लांट के ऊपर भी ग्रो करती है। ठीक है। और अगर बात करें तो इसको पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको झूला या पत्थर के फूल भी जो है हम बोलते हैं, क्योंकि ऐसे पत्थर के ऊपर ही ये जो है वो पाई जाती है नॉर्मली, क्योंकि उत्तराखंड है तो वहाँ पे पहाड़ ज़्यादा हैं, इन्हें पत्थर के फूल बोलते हैं। लीचेन क्या होते हैं कि स्लो ग्रोइंग होते हैं और लगभग सेंचुरीज तक ये जिंदा रह सकते हैं। कुछ कुछ लीचेंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन या सल्फर के जो कंपाउंड होते हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ें अब क्या होते हैं कि ये जो लीचेन है ये बायो इंडिकेटर है, मतलब कहीं अगर मान लीजिए कि लीचेंस अगर पाई जा रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ का पानी या यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि लीचेंस अपने आप में नाइट्रोजन और सल्फर के जो कंपाउंड है उनको टॉलरेट कर सकती है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई इस एरिया में नाइट्रोजन और सल्फर की क्वांटिटी या सल्फर की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि लीचेंस बायो इंडिकेटर हैं, ये पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। देखिए लीचेंस का क्या यूज़ होता है, लीचेंस को अगर हम पत्थर के ऊपर या छोड़ दें या रॉक्स के ऊपर छोड़ दें तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उस पत्थर को तोड़ देते हैं, तो हम जो है वो मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी लीचेंस को हम कुजीन खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, परफ्यूम वगैरह बनाने में भी, अपनी सनस्क्रीन, क्रीम, डाई, मेडिसिन, सब में इसको जो यूज़ किया जाता है। बात करते हैं ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम GSLEP प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। देखिए रिसेंटली भारत सरकार ने एक नेशनल स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट जो है वो शुरू किया है और इस असेसमेंट का उद्देश्य है ये कि भाई हमारे देश के अंदर कितने हमारे पास स्नो लेपर्ड अवेलेबल हैं उसको हमें जो है वो मेज़र करना है। ठीक है, ये हमारा इसका उद्देश्य है। अब देखिए स्नो लेपर्ड कितनी कंट्रीज़ में पाया जाता है, लगभग 12 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो मेनली अपन बोल सकते हैं कि ये अपने एशिया और सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। तो ये जो 12 कंट्रियां हैं इन्होंने मिलके एक अलायंस बनाया है और उसी अलायंस का नाम है GSLEP, ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर जो फोकस किया गया है वो किया गया है कि भाई हमें स्नो लेपर्ड की अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है लोगों को, और हमें ये लोगों को समझाना है कि हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्नो लेपर्ड कितना मददगार हो सकता है। 2019 के अंदर ये GSLEP प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी है। स्टीयरिंग कमेटी क्या है, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उनको डायरेक्शन देती रहती है कि भाई किस तरीके से अपने को ये प्रोग्राम करना है। तो GSLEP का अभी चेयर कौन है, नेपाल है, और इसका को चेयर कौन है, किर्गिस्तान है। बात करते हैं अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए केरला के अंदर
एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन इस जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है। इन्वायरमेंट को लेके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो एनजीओज हैं, वो लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें देखते हैं इस ATHEP के बारे में, अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए 2020 के अंदर केरल सरकार ने अप्रूवल दे दिया था कि भाई इस AHEP को चालाकुडी रिवर के ऊपर बनाया जाएगा थ्रिशूर जिले में, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है वो पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का जो बफर जोन है, एक कोर जोन होता है और एक बफर जोन होता है, तो ये इस बफर जोन के अंदर लोकेटेड होगा और एक टनल लगभग 5 किलोमीटर लंबी टनल भी जो है वो इसके अंदर बनाई जाएगी। और इस AHEP की इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 163 मेगावाट है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मतलब क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी क्या है कि इसके अंदर जो चालाकुडी रिवर है उसका पानी यूज़ किया जाएगा। खैर इतनी अपने डिटेल में अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर अपने एग्जाम में आ जाए कि भाई रिसेंटली अथिरापल्ली हाइडल इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, ये कौन से स्टेट के अंदर है, या पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट के अंदर है, या फिर चालाकुडी रिवर कौन से स्टेट के अंदर है, तो केरल की सरकार ने वहाँ जो केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनको लगभग 7 सालों के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। उन्हें बोला है कि भाई 7 साल में तुम इसको कंप्लीट करो, बिजली बनाना शुरू करो, ठीक है। अब यहाँ पे कंसर्न का पॉइंट क्या है? देखिए बहुत सारे जो इन्वायरमेंट को लेके अवेयर लोग हैं और एनजीओज वगैरह हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका बोलना है कि इससे क्या होगा कि ये जो अपनी चालाकुडी रिवर है, इस रिवर के इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा और इसके साथ साथ अथिरापल्ली जो है वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल थ्रेट्स भी है, क्योंकि देखो ये प्रोजेक्ट पराम्बिकुलम जो अपना टाइगर रिजर्व है उसके अंदर से जाएगा, उसको भी ये उससे भी ये छेड़छाड़ करेगा, इसके बफर जोन से भी। ऐसे में क्या होगा कि बाकी जो एनिमल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एनिमल और जो मैन है उनका रिश्ता कोई बहुत ज़्यादा कोर्डियल नहीं होता है। अगर अपन वाइल्ड लाइफ की बात करें, अगर जंगल के अंदर आदमी घुसने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बात करते हैं दिब्रू साइखोवा के अंदर। तो असम के जो सीएम है उन्होंने बोला था कि भाई दिब्रू साइखोवा के अंदर जो ड्वेलर्स हैं, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, उनको हम जो है वो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क से उनको हटाएंगे और उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। दिब्रू साइखोवा की बात करें तो ये एक नेशनल पार्क भी है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। असम के अंदर ये लोकेटेड है। सबसे बड़ा अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये सबसे लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट है। स्वाम्प फॉरेस्ट का मतलब ऐसे इलाके जहाँ पे दलदल ज़्यादा पाया जाता है और दलदली इलाकों में जो पौधे वगैरह उगते हैं, जो प्लांटेशन है, वो स्वाम्प फॉरेस्ट है। फ्लोरा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को सेमी एवरग्रीन देखने को मिल जाता है, डेसिडियस मिलने को मिल जाता है, स्वाम्प फॉरेस्ट मिलने को मिल जाता है, वेट एवरग्रीन। तो यहाँ पे एवरग्रीन जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। रीज़न यही है कि भाई यहाँ पे बारिश की जो क्वांटिटी है, मानसून की जो रेंज है, नॉर्थ ईस्ट मानसून हो या फिर अपना साउथ वेस्ट मानसून हो, वो यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाता है। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। उसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसने घोषित किया है इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया। और यहाँ पे एक स्पीशीज पाई जाती है वाइट विंग्ड वुड डक्स, ठीक है, और फेरल हॉर्सेस। तो ये रेयर स्पीशीज है जो कि अपने को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी फोना की बात करें तो फोना में अपने को टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, जंगल कैट, बियर, स्मॉल इंडियन सिवेट, स्क्वायरल, गैंगटिक डॉल्फिन, हुलॉक गिबॉन, ये सब अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा अपने को याद होना चाहिए कि भाई टाइगर, एलिफेंट और ये सब अपने को देखने को मिल जाते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में। बात करें तो इसके अंदर, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक मागुरी मोटापुंग नाम का वेटलैंड है जो कि इसी के अंदर लोकेटेड है। अगर मैप के अंदर देखें तो मैप में अपने को यहाँ पे ये देखने को मिलेगा दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। बात करते हैं अगली बांदीपुर टाइगर रिजर्व की। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए ये कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। कर्नाटका के ये 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, चामराजनगर और मैसूर। देखिए 2020 के अंदर
जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैला हुआ है, 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए बांदीपुर से रिलेटेड तो अपने को याद रखना है कि बांदीपुर 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। बाकी ये ट्राई जंक्शन पे है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला पे। अगर देखें यहाँ पे तो ये हमारा बांदीपुर हो गया, तो बांदीपुर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। 1974 के अंदर यहाँ इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था, क्योंकि 1972 के अंदर हमारे देश के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था और 1985 के अंदर इसका दर्जा इंक्रीज कर दिया गया, इसे बांदीपुर नेशनल पार्क के नाम से जाना लगा। यहाँ पे रिवर कौन सी बहती है? देखिए मेनली तो काबिनी जो रिवर है वो यहाँ पे बहती है, और साथ साथ में अगर बात करें तो मोयार रिवर भी। तो काबिनी रिवर अपने को याद रख लेनी है कि काबिनी एक इम्पोर्टेंट रिवर है साउथ में, और याद रख लेना है कि ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व के थ्रू जाती है। देखिए बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस किस से सराउंडेड है? एक तो अपने को नागरहोल टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाता है, मुदुमलाई और वायनाड। देखिए ये यहाँ पे अपना बांदीपुर हो गया और यहाँ पे हो गया अपना मुदुमलाई। नागरहोल जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। एंड बात करें वायनाड की तो वायनाड केरला के अंदर है, तो यहाँ पे वायनाड अपने को देखने को मिल जाता है। देखिए बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये जो बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है और इसको वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया के नाम से भी जाना गया है। भारत देश में अगर बात करें तो जो मेगा बायोडाइवर्सिटी वाले जो एरिया है उनमें से ये एक है। ठीक है, अब देखिए टाइगर की पॉपुलेशन की बात करें तो अगर हम सिंगल लार्जेस्ट वाइल्ड पॉपुलेशन बात करते हैं टाइगर्स की तो वो बांदीपुर के साथ साथ अपने को देखने को मिलती है नागरहोल में, मुदुमलाई में, सत्यामंगलम में और वायनाड में। तो ये 4 अपने पास टाइगर रिजर्व हो गए हैं जहां पे अपने को टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम इसको कलेक्टिवली या कंबाइंड तरीके से हम इसको देखें, यहाँ पे अपने को एशियन एलिफेंट भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो दुनिया के अंदर एशियन एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो हमें देखने को मिलेगी बांदीपुर के अंदर, और बांदीपुर के अंदर ही जो है मैसूर अपने को एलिफेंट रिजर्व भी मिल जाएगा। मैप के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है।